Hello friends, it's been a really long time since we have uploaded our last video, almost 2 years. So this quarantine everybody is taking back their hobbies. So here we are restarting our channel again. And मैंने सोचा कि आज restart कर रहे हैं तो मैंने काफ़ी छोटा सा टॉपिक पिकअप किया है 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स का प्रोविजंस एंड रिजर्व्स. सो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का मैं पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ. प्रोविजंस एंड रिजर्व्स कंपनी के गोइंग कंसर्न, कंपनी आई मीन बिजनेस, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एनीथिंग, उसका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पता है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा अनफोर्सिन फ्यूचर होता है, हमारा जैसे अनफोर्सिन है वैसे ही बिजनेस का भी है. तो बिजनेस के अनफोर्सिन फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ सेट असाइड अमाउंट रखते हैं. जैसे हम लोग इंडियंस हैं तो हमें पता है, जैसे अगर हमने किसी से उधार लिया है तो हम लोग पैसे जमा करते हैं और फिर कि अगर वो मुझसे एक दिन आके मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगा वटेवर. तो इस अमाउंट को जो मैंने किसी उधारी, मुझे पता है कि मैंने उधारी ली है तो मेरे को उसे देना है, ये जो मैंने अमाउंट बचा के रखा है अपने प्रॉफिट, अपने इनकम से, इस अमाउंट को बिजनेस कहता है प्रोविजन. और सेकंड पॉइंट है हमारा रिजर्व्स. मैं लिख भी देती हूँ सहूलियत के लिए. प्रोविजंस, रिजर्व. ठीक है, तो जो मैंने अपनी उधारी के लिए कुछ अमाउंट रखा था बचा के कि मैं दे दूंगी, तो वो था मेरा प्रोविजन. बिजनेस के लिए प्रोविजन होता है. अब हम लोग इंडियंस, हम क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं. बहुत सारी सेविंग्स करते हैं. अरे तब कुछ हो गया तो, उस टाइम कुछ होगा तो, एजुकेशन होगा, शादी होगी, ये होगा वो होगा, अरे एक्सीडेंट हो गया तो. ये जो हम लोग पैसे बचाते हैं क्योंकि कुछ हो सकता है, हमें पता नहीं होगा लेकिन हो सकता है, उस चीज को बिजनेस कहता है रिजर्व. ठीक है, बिजनेस को पता है कि बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज है, उसके लिए वो पैसे बचाता है, वो उसके लिए प्रोविजन है. और बिजनेस को ये भी पता है कि कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए जो पैसे बचाता है वो है रिजर्व. ये मैंने काफी लेमन लैंग्वेज में आपको बताया है. मतलब कोई भी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तो ये बेसिक आइडिया था कि प्रोविजन और रिजर्व बिजनेस के लिए क्या है. वो एक सेट असाइड अमाउंट है क्योंकि अनफोर्सिन फ्यूचर है, किसी ने नहीं देखा. एंड बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, तो वो हमेशा के लिए चलने वाला है, तो ऑफकोर्स हमें पैसे तो बचाने हैं. तो ये बेसिक आइडिया है. ये बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं थी, बुक का आप लोग पढ़ सकते हैं, बट ये मैंने बेसिक आइडिया दे दिया है. बुक की लैंग्वेज में क्या है, दैट प्रोविजन हम लोग क्रिएट किस चीज़ों के लिए, किन चीज़ों के लिए करते हैं. प्रोविजन होता है, प्रोविजन को फिलहाल अब मैं ऐसे लिखने वाली हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऐसे लिखने वाली हूँ. बैड डेट्स होते हैं, और प्रोविजन होता है टैक्स के लिए, एक्सेट्रा. ठीक है. रिजर्व किस चीज के लिए होता है, रिजर्व एक्चुअली क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट में से सेव करके रखते हैं. तो जनरल रिजर्व होता है कि किसी भी चीज के लिए यूज कर लेंगे. स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, ठीक है. ये बहुत जनरल आइडिया था. और एक जनरल चीज मैं बता देती हूँ, प्रोविजन जो होता है वो लीगल नेसेसिटी होती है, लीगल नेसेसिटी है प्रोविजन. रिजर्व जो होता है ये हम लोग अपने कंपनी को स्ट्रेंथन करने के लिए. अब मैं डिफ्रेंशिएट कर देने वाली हूँ दोनों को. ये मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया है. मैं पूरा बुकिश लैंग्वेज में यहाँ पुट ऑन नहीं करूँगी, वो बुक में आपको मिल ही जाएगा. ये है बेसिस ऑफ डिवीजन, और यहाँ मैं बताऊंगी डिफरेंसेस क्या है. एप्रोप्रिएशन और चार्ज. एप्रोप्रिएशन और चार्ज का पहले मतलब बता देती हूँ. एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जैसे मेरे पास कुछ सामान है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगी. जैसे घर में एप्पल्स पड़े तो सबको दे दिया, दैट इज एप्रोप्रिएशन. चार्ज होता है आई एम बाउंड टू डू दैट, आई एम बाउंड टू गिव दैट, वो होता है चार्ज. ठीक है. एप्रोप्रिएशन कोई जबरदस्ती नहीं है, एक्स्ट्रा है तो डिवाइड हो गया. चार्ज जबरदस्ती है, दो ही दो. ठीक है. रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व हम लोग कभी भी इनकम में से नहीं रखते. हम लोगों के पास प्रॉफिट अगर है, प्रॉफिट आ गया रिजर्व में डाल दो, एक्स्ट्रा है तो रखेंगे रिजर्व में. तो रिजर्व क्या होता है हमारे लिए, एप्रोप्रिएशन होता है. एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट का ही होता है. तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. प्रोविजन एक चार्ज होता है. चार्ज इनकम से भी आ सकता है, मतलब आप इनकम से निकालो या प्रॉफिट से, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है.
क्योंकि ये आपको निकालना ही निकालना है। ये अमाउंट अलग रखो, इनकम से निकालो, प्रॉफिट से निकालो, जहाँ से भी निकालो। फाइनेंशियल पोजीशन, रिजर्व का फाइनेंशियल पोजीशन पे असर पड़ता है। इससे क्या होता है, स्ट्रेंथन हो जाती है फाइनेंशियल पोजीशन। और जितने भी अनफोर्सीन मीन्स जो अभी हमें पता नहीं है फ्यूचर में जो होने वाला है, अनफोर्सीन लायबिलिटीज है, अभी नहीं है लेकिन हो सकती हैं, या फिर लॉसेस, इनके लिए हम लोग रिजर्व बना के रख लेते हैं। प्रोविजन हम लोग क्यों बनाते हैं, प्रोविजन हम लोग बनाते हैं, लायबिलिटी इज नोन, हमें पता है कि भाई ये तो है हमारे ऊपर, ये लायबिलिटी है, नोन लायबिलिटीज बट अमाउंट क्या होता है, अननोन होता है, राइट। थर्ड पॉइंट है हमारा चार्ज। चार्ज मतलब जो हमारे रिजर्व्स हैं वो हम लोग कहाँ पे डेबिट या क्रेडिट करेंगे, कहाँ पे उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो रिजर्व्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिजर्व्स प्रॉफिट के आने के बाद हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो अभी आप 11th स्टैंडर्ड में है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता नहीं कितना आइडिया होगा इस चीज़ का, P&L अकाउंट एंड ऑल का, बट मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ। ये सोचिए कि अपने न्यू आए हैं, ये है सपोज हमारा P&L अकाउंट, जो कि डायरेक्टली नहीं आता है, ऊपर भी कुछ अकाउंट्स बनते हैं जिसमें हमारे क्या कितना आया कितना गया वो सब रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। फिर इसमें हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ हमारा आ जाता है नेट प्रॉफिट। यहाँ इनकम अगर है, यहाँ हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ढेर सारी इनकम में से थोड़ा एक्सपेंस गया तो नेट प्रॉफिट का बैलेंस फिगर तो यही आएगा, ये नॉर्मल से जाता है, यहाँ पे आपका टोटल हो जाता है, ठीक है। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ये जब आ जाता है उसके बाद हम लोग रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो P&L अकाउंट के नीचे बनता है, मैं यहाँ बगल में बना रही हूँ, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसमें रिजर्व्स को हम लोग डेबिट कर देते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे अगर कैरी डाउन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कहाँ से, यहाँ से ब्रॉट डाउन हुआ है, ठीक है, यहाँ से ब्रॉट डाउन हो गया, ये नेट प्रॉफिट है, यहाँ से मैं इधर से ले जाऊंगी रिजर्व, नेट प्रॉफिट में से रिजर्व ले जाऊंगी। बाकी पैसा कहाँ जाता है, बाकी पैसा जाता है शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, तो उनके पास जो मतलब जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर वर्ड आई डोंट नो यू नो और नॉट, सो ओनर्स में लिख दे रही हूँ बेसिकली सिंपली। ओनर्स के पास वो डिवाइड होकर चला जाता है, जिनका जितना उनका शेयर होता है, जितना जिसने डाला हो प्रोपोर्शनेटली उतना उनको दे देते हैं। बचा कुछ अब पैसे बच गए तो क्या करेंगे, रिजर्व में डाल देंगे, रिजर्व में उसको रख लिया, ठीक है। ये हो गया, मतलब क्या बात है, चार्ज कहाँ होता है, इसको हटा के सिंपल लाइन लिख दे रही हूँ। चार्ज कहाँ होता है, रिजर्व चार्ज होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये इतना प्यार। प्रोविजन, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन इनकम और प्रॉफिट दोनों में से आता है ना, तो P&L अकाउंट होता है इनकम स्टेटमेंट। P&L अकाउंट का दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। तो P&L अकाउंट का जब दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट है और प्रोविजन इनकम से आ सकता है तो ऑफकोर्स कि P&L में जाएगा, लिया जाता है P&L अकाउंट में। प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, P&L अकाउंट आपका हो गया, तो इसमें अकाउंट पर चार्ज करते हो। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। रिजर्व्स को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, टिक, रिजर्व्स इन्वेस्टेबल है। अगर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है तो आप कहीं इन्वेस्ट करो ताकि वो और उसका अमाउंट इंक्रीज हो। लाइक आप अगर बैंक में भी डिपॉजिट कर दो तो भी आपको रिवेन्यू मिलेगा, उससे रिटर्न्स आएंगे, तो ये इन्वेस्टेबल है। प्रोविजन इन्वेस्टेबल नहीं है, ऑफकोर्स इन्वेस्टेबल नहीं है क्योंकि वो एक चार्ज है, दैट इज वो लीगल कंपल्शन है, मैंडेटरी है कि आपको उसको करना ही है। तो आप किसी ने बोला कि इतना पैसा बचा के रखो, आप बोलोगे नहीं मैं तो इधर डिपॉजिट कर दूंगा, तो दैट इज नॉट अलाउड, आपको रखना है अपने पास, आप उसे इन्वेस्ट नहीं करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, ठीक है। आप उसे डिविडेंड के तौर पर, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, मतलब ओनर्स को नहीं मिलता है, तो आप उसे शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड दे देंगे कि हम देखो अगर कंपनी के बिजनेस के पास अगर प्रॉफिट आता है तो या तो वो रख ले, मतलब बिजनेस में ही रहने दे, खुद ना ले जाए अपने घर, या तो अपने घर ले जाए, तो दो ही ऑप्शन, तीसरा तो ऑप्शन है नहीं। तो
क्या करते हैं बिजनेस, अगर उसे कंपनी में रखते हैं तो उसे बोलते हैं रिटेन, इंग्लिश लैंग्वेज है रिटेन, उसे रिटेन अर्निंग के तौर पर रख लेते हैं, वही रिजर्व्स होते हैं उन्हें रख लेते हैं, वो रिटेन अर्निंग्स होती है हमारी। फिर कुछ कुछ होते हैं कि नहीं, हम तो सारे जितने भी लोगों ने हमारी कंपनी में योगदान दिया, जितने भी ओनर्स हैं, बड़ी कंपनी में ढेर सारे ओनर्स होते हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, या सिंगल होल्डर कोई 1% कंपनी होती है तो वो सारा पैसा खुद ले जा सकता है, राइट। तो कंपनी और बिजनेस के पास ऑप्शन होता है, या तो वो रिटेन कर ले, लाइक रिजर्व क्रिएट करके रख दे बिजनेस में ही, कभी यूज करेंगे, या अपने घर ले जाए, ठीक है, सबको बांट दे, सबका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कब ले जाना चाहते हैं तो इतना वो कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आप इसे डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके P&L एप्रोप्रिएशन में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो अगर ये डिविडेंड के तौर पे चला जाएगा तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रोविजन में क्या होता है, प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूटेबल भी नहीं है। अगर आप प्रोविजन को डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचते भी हैं तो आपका नेट प्रॉफिट अफेक्ट होगा क्योंकि P&L में जाता है, बट सिंस आप इसे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करने वाले हैं तो प्रॉफिट भी रिड्यूस नहीं होगा, प्रॉफिट जो आ गया सो आ गया, क्योंकि आप उसे ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर चुके हैं। इसमें अगर आप छेड़खानी करते हो तो प्रॉफिट शेयर होल्डर कम हो जाएगा, वो एज अ डिविडेंड मिलेगा, एज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, प्रूडेंस, प्रूडेंस है हमारा, अगेन प्रूडेंस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम लोग अनदर लैंग्वेज में बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस का मतलब होता है कंजर्वेटिज्म, दैट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रूडेंस मतलब थोड़ा सोच विचार करो, सोच विचार ये करो कि कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, दैट प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट और इनकम। मतलब कि अगर कुछ गलत हो रहा है, लाइक गलत तो नहीं हो रहा, अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है जो रिलेटेड है इस साल से, अभी हुआ नहीं है बट इस साल से हमें पता है कि ये हो सकता है, तो उसे एंटिसिपेट करके रखो कि हाँ ये हो सकता है, टू बी रेडी। बट अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है, डू नॉट एंटिसिपेट दैट, डू नॉट रिकॉर्ड दैट, बिकॉज प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है, तो हम एंटिसिपेट प्रॉफिट्स को नहीं करते हैं, दैट इज जस्ट कंजर्वेटिज्म, राइट। तो प्रूडेंस का यहाँ पे रिजर्व से क्या लेना देना है कि रिजर्व जो है वो आउट ऑफ प्रूडेंस ही क्रिएट होता है, इज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। मतलब आप कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं इसीलिए आप रिजर्व क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप रिजर्व क्रिएट करेंगे। प्रोविजन इज नॉट अबाउट प्रूडेंस, आप प्रूडेंट है नहीं है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोविजन। प्रोविजन इज अ लीगल नेसेसिटी एंड इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर प्रूडेंस, राइट। ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, जो मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, एंड बुक में गिवन है ये डिवीजन। अब जो बचे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बुक का हर एक टॉपिक, हर एक लाइन कवर करना चाहती हूँ थॉरली, तो मैं अभी से इरेज करके बुक में जो जो रह गया है, जो मैंने अभी नहीं बताया, वो आपको बता देती हूँ। ओके, सो हमारा डिवीजन तो मैंने आपको बता दिया क्या था। अब प्रोविजंस की मेरे पास एक डेफिनेशन है, दैट इज, आई डोंट नो इफ यू नीड टू रिमेंबर इट, बट मैं रीड आउट कर दे रही हूँ एक बार। प्रोविजन इज द अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड, रिटेन्ड मीन्स आपने उसे सेट असाइड किया हुआ है, ठीक है। वो प्रोविजन क्या है लिख भी देते हैं साथ साथ में, ताकि की पॉइंट्स हमें याद रहे। प्रोविजन क्या है, रिटेन्ड अमाउंट है, रिटेन मीन्स सेट असाइड, ठीक है, संभाल के रखा है हमने कुछ अमाउंट, इसलिए हम लोग असाइड करके रख रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा, जैसे ये प्रोविजन है ना, प्रोविजन का मतलब ये है कि आप यू हैव टू प्रोवाइड, तो डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। और प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एक अमाउंट रखा है, एंड रिन्यूअल्स को आप प्रिपेयर के तौर पर समझ सकते हैं कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये मैं लिख पूरा दे रही हूँ, बस इसका सिंपल सा एक मतलब है, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इतनी बड़ी लाइन का मतलब है डेप्रिसिएशन एंड, लिख दे रहे हैं नीचे, डेप्रिसिएशन रेंटल, ये दोनों ही हमारे एसेट्स को रिड्यूस कर देते हैं। ये हमारे करंट एसेट दैट इज डेटर, उसको रिड्यूस करता है। ये हमारे फिक्स्ड एसेट दैट इज मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा, इसको रिड्यूस करता है। तो वैल्यू ऑफ एसेट में डिमिनिशन आ जाता है, उसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। और मैं पहले आई थिंक ये वर्ड बोल चुके, नहीं बोला है तो बोल देती हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
ये काफ़ी कॉमन प्रोविजंस है। ओके, और डेफिनेशन में क्या है, और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। अमाउंट नहीं पता है लेकिन हमें पता है कि लायबिलिटी है। अच्छा, ये सारे ये एसेट से रिलेटेड था, ये भी एसेट से रिलेटेड था, ये भी एसेट से रिलेटेड था। जो लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है ये सब और है। और प्रोवाइड फॉर एनी नॉन लायबिलिटी, प्रोवाइड फॉर एनी नॉन लायबिलिटी। सबसे कॉमन एग्जाम्पल ही दे सकते हैं आप अपनी उम्र में। टैक्स हमारी लायबिलिटी होती है, मतलब बिजनेस की भी लायबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट टैक्स जो बिजनेस पे करता है। तो ये जो टैक्स की लायबिलिटी है उसके लिए भी प्रोविजन बनता है। तो जो कॉमन प्रोविजंस बनते हैं वो होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ये कॉमन नहीं है बट डेफिनेशन में तो हम कॉमन करते हैं, और टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तीनों वेरी कॉमन है, फ्यूचर में आप बहुत बार देखेंगे। ये रिलेटेड टू एसेट्स है, ये रिलेटेड टू लायबिलिटी है, एंड यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दे रही हूँ। बहुत सारे प्रोविजन होते हैं बिकॉज प्रोविजन लीगल है। एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजन आपको बनाने चाहिए आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये मेन था, और बाकी मैं रिवीजन जो मैंने डिफ्रेंशिएट किया था उसमें मैं पॉइंट्स कवर कर चुकी हूँ। जैसे P&L अकाउंट में आपको इसको डेबिट करना है तो ये हम लोग कर चुके हैं। फीचर्स में भी हम लोग इसको भी कवर कर चुके हैं, लाइक उसे इनकम और प्रॉफिट में से आप सेट असाइड करने वाले हैं, ठीक है। और ये है एंटिसिपेटेड नॉट एक्यूरेट, ये भी हम कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन और एनी लायबिलिटी, दिस इज लायबिलिटी, दिस इज एसेट, ठीक है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस पे। इम्पोर्टेंस, सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक सेट असाइड अमाउंट, में बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, सेट असाइड अमाउंट है जिससे कि हमारे जो भी होने वाले लॉसेज हैं हम उनको कवर कर सकते हैं। तो जो लॉसेज हैं वो ना हो इसलिए हम लोग प्रोविजंस को क्रिएट करके रखते हैं, मतलब लॉसेज का हमें अफेक्ट ना पड़े। अगर आने वाले जो लॉसेज है, जो लायबिलिटीज है, उनका हमें अमाउंट नहीं पता है, उसका हमें अफेक्ट ना पड़े। दूसरा हमारा ये है कि हम लोग प्रोविजन क्यों बनाते हैं, ताकि जो हमारे प्रायर पीरियड, मतलब जो या तो करंट चल रहा है या जो पास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर जो हमारा है, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, दोनों के किसी भी लॉसेस का अफेक्ट इस साल ना पड़े। मान लेते हैं कि 2018 है, 2018 ये नहीं है, 2018 लास्ट ईयर था, ऐसा मानते हैं। ये 2018 की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ होता है लायबिलिटीज, यहाँ होता है एसेट्स। तो एसेट्स में हमारे पास 2018 में यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स भी कुछ होंगे, जैसे कि हमारा लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। करंट एसेट्स भी होते हैं, तो करंट एसेट्स में यहाँ पे लिख रही हूँ, बहुत सारे होंगे। स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। एक होगा डेटर्स की, ठीक है, जिसको हमने सपोज सेल किया था लेकिन उससे भी पैसे नहीं दिए, देगा, वो मेरा डेटर है। यहाँ पे हमारे पास इक्विटीज है, इक्विटी मीन्स हमारे पास क्या है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स। डिवेंचर्स होता है एक तरीके का लोन नहीं होता, लोन लगाता है। डिवेंचर्स क्या होता है, जो हमने बॉन्ड्स वगैरह, सिक्योरिटीज वगैरह इशू किया, वो ओनर नहीं है लेकिन उन्होंने हमें कैपिटल दिया है, ये लोग होते हैं ओनर, ठीक है। ये हम लोग बाद में सीख लेंगे। ये होता है करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पे बैलेंस शीट हो जाती है टैली, ठीक है। अच्छा, अभी जो डेटर है, डेटर इस साल का 2018 का है, अभी नेक्स्ट ईयर इसका आ जाएगा 2019 अब आ गया। अभी डेटर कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, डेटर इंसॉल्वेंट हो गया, डेटर अब हम पैसे नहीं दे सकता। तब हमें क्या पता चलता है कि ये जो हमने अपने एसेट में लिख रखा था, एसेट्स में यहाँ पे जो हमने डेटर लिख रखा है उसमें बहुत सारे डेटर्स होंगे। एक डेटर कह रहा है मैं नहीं दूंगा, इंस्टॉलमेंट अगर तो दे भी नहीं सकता। ये हमारे क्या है, बैड डेट्स, इन्हें बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स होता है लॉस। ये लॉस बिजनेस के लिए कोई न्यू नहीं होता है,
ये लॉस हमें एंटिसिपेटेड होता है कि ये हो सकता है, इसीलिए इसके लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं, रिजर्व नहीं क्रिएट करते, प्रोविजन ही करती है। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी का कुछ रीजन हो जाता है, मैं नहीं दे सकता। कभी कभी कंपनीज बिजनेस क्या करती हैं, फुल सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है 1000 था नहीं, ठीक है 900 दे दो, लेकिन दे दो, तब भी एक तरीके से हमारा, उसे हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, लेकिन एक लॉस आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग बैड डेट्स को क्या करते हैं, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये जो प्रायर एसेट्स है, पुराने एसेट्स है, उनका लॉस लेकिन हमें अगले साल बियर करना पड़ सकता है। यहाँ पे तो हमने लिख दिया होगा प्रॉफिट है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बेटर भी है, पैसे देंगे, लेकिन अगले साल पता चलता है कि नहीं लॉस भी है भाई, क्योंकि ये नहीं दे रहा है। तो पुरानी चीजों का नए साल पे अफेक्ट ना पड़े, इसीलिए प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। थर्ड पॉइंट भी काफी इजी है, जो कि इजी से रिलेटेड है, कि आप प्रॉफिट के कॉरेस्पॉन्डेंस में इस चार्ज को रखते हैं, ताकि आपको पता रहे कि प्रॉफिट जो है वो हाई नहीं है, लाइक क्योंकि फिर आपके जो ओनर्स है वो एक्सपेक्ट करेंगे बिजनेस से जैसे हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन होता है कि नहीं भी मिल सकता है। तो हम लोग हमेशा प्रोविजंस लेके चलते हैं कि हाँ प्रॉफिट को कम ही समझो, उसी में से ले लो, ठीक है। और फिर आता है लॉस एंड डेप्रिसिएशन, जैसे कि फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। डेप्रिसिएशन तो आएगा, वो तो हम हर साल चार्ज करते ही हैं, डेप्रिसिएशन पर एनम वो चार्ज होता है। अब इसके लिए प्रोविजन क्यों, प्रोविजन इसलिए, मान लो अच्छा डेप्रिसिएशन आता क्यों है, उसका जो कंटिन्यूस यूज की वजह से, और एक और चीज होती है उसके ऑब्सोलेट हो जाने की वजह से, वो पुराना हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है। जैसे ही सपोज न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, इन अ मोमेंट एसेट आपका हो गया ऑब्सोलेट, पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, उसकी वैल्यू, ये नहीं कि आपने 10% डेप्रिशिएट करा था 10% करोगे, नहीं, वो शायद 60-80% तुरंत डेप्रिशिएट हो गया, बिकॉज अब उसकी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे जो डिप्लीशन आने वाला है अमाउंट में, उसके लिए भी हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए भी प्रोविजन रखते हैं, और इस प्रोविजन को हम लोग बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, जो मैं 3 पॉइंट में समअप कर देती हूँ, कि हम लोग कैपिटल को मेंटेन करते हैं। ये जो हमारे एसेट्स हैं वो अपने कैपिटल से ही तो खरीदे हैं, तो आपकी कैपिटल है, वो आपके एसेट है, तो उसको मेंटेन करते हैं, आपकी उनमें लॉस ना आ जाए। सपोज जैसे मेरी मशीन आउटडेटेड हो गई, ये पैसा है ना, तुरंत नई वाली खरीद लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल मेंटेन रहेगा। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एज इज लॉस्ट, जैसे कि ये हमारा जो डेटर है वो गायब हो गया, उसको भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। कोई लॉस को भी हम शील्ड आउट कर लेंगे। टैक्स भी हम लोग पे करते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस होता है। तो जितने भी लॉसेज हैं, कैपिटल है, इनमें डिप्लीशन को हम लोग टोटली अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन बना देंगे। रिजर्व्स में कुछ चीजें अलग है। रिजर्व्स को, क्योंकि रिजर्व्स हमने अभी डिफरेंस में पढ़ा था कि रिजर्व्स हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्योंकि हम लोग रिजर्व्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जब हम उसे इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका नाम फिर रिजर्व नहीं रह जाता, उसका नाम हो जाता है रिजर्व फंड, ठीक है। ये था, डिड यू नो, समझ लो, जान लो बस इसको, ऐसा कोई खास इस्तेमाल। रिजर्व्स में आपको टाइप्स बता देती हूँ यहाँ पे। तो पहले कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, स्टार मार्क करके मैं लिख रही हूँ सीक्रेट रिजर्व, ये भी आपको बता देंगे, ओके। तो ये हमारे एग्जांपल्स है, साइड बाय साइड ये हमारे टाइप्स है, राइट। इसके अंदर कुछ कुछ होते हैं। जनरल रिजर्व तो जनरल है, स्पेसिफिक सपोज हो गया रिजर्व फॉर एक्सपेंशन में आप अपने बिजनेस को आगे, जैसे अभी आपकी एक ब्रांच चंडीगढ़ में है, तो आप गोवा जाना चाहते हैं, उसके लिए सर, राइट। क्योंकि हम लोग क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है ना, तो ऐसे तो स्ट्रेंथन होता है, जगह जगह हमारे ब्रांचेज होते हैं, तो व्हाट हमारी रेपो बढ़ती है, राइट। कैपिटल रिजर्व हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिजर्व का हम लोग यूज करते हैं कैपिटल लॉसेस को बियर करने के लिए। रिवेन्यू रिजर्व का रिवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग इंपॉर्टेंस कवर करेंगे, मैं इंपॉर्टेंस यहाँ लिख देती हूँ, फिर एक साथ इसको इरेज कर दूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी। इंपॉर्टेंस, अच्छा तो रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या है, पहला इंपॉर्टेंस है एक्सपेंशन, लिख देते हैं
बता चुकी हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन तो नहीं ज़रूरी है। बेटर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन करने का जो मैं पॉइंट आपको बोल रही हूँ वही है। रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटीज। रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटीज क्या होता है? जैसे जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं, जो मैंने डिवेंचर्स आपको पता ही नहीं है। डिवेंचर्स क्या होता है? कैपिटल का एक हिस्सा होता है जो हमने आउटसाइडर्स से लिया है। ये आउटसाइडर्स कैपिटल, ये कंपनी के ओनर्स तो होते नहीं है, ये कौन होते हैं? आउटसाइडर्स। तो ये जो मेरा आउटसाइडर्स कैपिटल है इसको मैं रिडीम करूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास खुद का इतना सारा पैसा है तो मैं किसी का क्यों लेके रखूँ, तो इनको मैं पैसे दे दूंगी। ठीक है, आज से आपके डिवेंचर्स रिडीम हो जाते हैं, आपके पास जो बॉन्ड है वो आप सेटिस्फाई होता है, पैसे लो बात करते हैं। विद इंटरेस्ट देते हैं, डिवेंचर्स हम लोग इंटरेस्ट के साथ ही रिडीम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को लॉस में रखते हैं, जितना पैसा ले विद इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ से करते हैं? रिजर्व से। रिजर्व से तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, राइट। फोर्थ है अनफोर्सिंग कंटीजेंसीज। ये तो भाई रहना ही नहीं है, तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं जब से शुरू हुआ है लेक्चर। फिफ्थ पॉइंट है मेकिंग डिविडेंड्स यूनिफॉर्म। डिविडेंड पे करने के लिए कभी क्या होगा, आपके पास सपोज प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल ज़्यादा, बट अब इक्विटी तो छोड़ो, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर सबसे पहले डिविडेंड के उनको हक होता है, तो डिविडेंड ले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, तो आप उनको मना नहीं कर सकते डिविडेंड लेने से। तो आप क्या करोगे? रिजर्व्स क्रिएट करके रखोगे, अगर कहीं अनयूनिफॉर्मिटी आती है, दिक्कत आती है। ओके, सो डिविडेंड्स के लिए हम लोग रखते हैं। और लास्ट फाइनल इंपॉर्टेंस है इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये लीगल नहीं होता, डोंट अंडरस्टैंड दैट इट इज लीगल, लीगल प्रोविजन है। लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग रिजर्व्स रखते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स सच एज इन्वेस्टमेंट रिजर्व रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ। अगर आप कभी इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो लॉ रिक्वायर्स दैट यू गिव इक्विवेलेंट और अ सर्टेन पोर्शन ऑफ अमाउंट विथ योरसेल्फ इन हिडन। आप एक सर्टेन अमाउंट, जैसे अब मैंने अभी 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो वो कंपनी से गया है, तो ताकि आपको विंडो ड्रेसिंग ना करें, आप रॉन्ग फिगर्स शो ना करें, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स को भी सिक्योर करना रहता है। तो वेरियस लॉज हैं, उन लॉज को ध्यान में रखते हुए क्या रहता है कि जो ये रिजर्व्स हैं उनको हम लोग यूज़ करेंगे फॉर मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट दैट आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी क्रिएट करते हैं, राइट। ये हो गया, ये था हमारा इम्पोर्टेंस। अच्छा, टाइप्स क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व हम लोग क्रिएट करते हैं आउट ऑफ रिवेन्यू प्रॉफिट्स। जैसे हमारा P&L आ गया, P&L ऑफ कोर्स इनकम स्टेटमेंट होता है, दैट इज रिवेन्यू। तो जब हमारा P&L का प्रॉफिट आ जाता है तो हम उसमें से रिवेन्यू रिजर्व रखते हैं। तो वो क्या होता है? जनरल रिजर्व्स होते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो हमने इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन यहाँ पे है ना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लीगल रहता है। तो ये जो रिजर्व्स है वो रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से जाते हैं और इनका यूज भी हम लोग ऐसे करेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व जो होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट से बनते हैं और इसको हम लोग डिविडेंड में यूज नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व जो होता है, जो रिवेन्यू रिजर्व होता है, इसको हम लोग डिविडेंड पे कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में अगर कोई फ्लक्चुएशन आ गया, इन्वेस्टमेंट लिखा है, इसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन आ गया तो हम लोग रिवेन्यू रिजर्व को यूज करेंगे। डिबेंचर्स, यहाँ पे मैंने जो बताया था, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। और जनरल रिवेन्यू रिजर्व का पार्ट है जनरल रिजर्व, मतलब जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो भी कर सकते हो जनरल। ठीक है, ये 4 हो गया इसका। कैपिटल रिजर्व में क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है एक ह्यूज अमाउंट जो आपको कैपिटल प्रॉफिट्स में से आपने बचा के रखा है। कैपिटल प्रॉफिट जैसे जब हम लोग कंपनी या बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, मान लो आपको बिजनेस करना है, अभी बैंक गए, मान के चल रहे 5 लाख रुपए आप लेकर आए, 4 लाख में आपका सेटअप हो गया, तो 1 लाख जाके बैंक को वापस तो नहीं कर दोगे, लो बैंक रख लो लोन 4 लाख कर लो, ऐसा नहीं होता है। लोन आपने 5 लाख का लिया, 5 लाख रहेगा, अब आपको 1 लाख का क्या करोगे? वो 1 लाख आप बिजनेस में ही रखोगे एज कैपिटल रिजर्व। इस चीज को बोलते हैं, ऊपर में ले जाते हो इसको, प्रायर मतलब पहले,
प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपकी कंपनी बन रही है, आपका जब कॉर्पोरेशन बन रहा है उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैपिटल रिजर्व, जो भी आपका प्रॉफिट बच गया है, जो आपका अमाउंट बच गया है, इनकम बच गई है, वो रहेगी कैपिटल रिजर्व में। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रीमियम लिख दे रही हूँ, किसका, शेयर्स का या फिर डिबेंचर्स का। प्रीमियम होता है जब मैं शेयर्स, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो क्या करती है, कंपनी ऐसे लिखती है 10% इक्विटी शेयर्स, इतना मैं बेसिक दे रही हूँ, 10% मतलब आपको इतना डिविडेंड मिलेगा और ये इक्विटी शेयर है। एंड अब उसकी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू मतलब जैसे ई बुक जो है वो 100 रुपये की है, मैं इसको 110 में दे रही हूँ, राइट। तो ये हो गया प्रीमियम। जब हम लोग इशू एट प्रीमियम करते हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, उसकी फेस वैल्यू उतनी नहीं होती है, बट हम लोग प्रीमियम पर उसको बेच रहे होते हैं। बिकॉज सपोज मेरी कंपनी बहुत ही प्रॉफिट क्रिएट कर रही है तो आपको फायदा होगा, राइट। तो क्या होता है, जब कंपनी अच्छे स्टेबल पोजीशन पर रहती है, अच्छी पोजीशन पर रहती है, ग्रोइंग होती है, तो प्रीमियम पे इशू करती है, क्योंकि मुझे पता होता है कि लोग खरीदेंगे, ऐसे अंदाज में तो कोई इशू नहीं करेगा, तो कंपनी भी ऐसे इशू करती है प्रीमियम पे, राइट। तो अब क्या होता है, फेस वैल्यू क्योंकि 100 है तो वो जो 10 रुपये है वो एक्स्ट्रा है, तो वो रिजर्व में आ जाएगा, बाकी 100 रुपये कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। शायद हैवी हो रहा है, शेयर डिवेंचर घुस रहा है इधर, बट इतना मान के चलिए कि प्रीमियम जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ थी 110 में दे दी है, तो जो 10 रुपये मेरे को मिल गए उसको मैं रिजर्व में रख लूँगी, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स रिडीम, कभी कभी क्या होता है, डिवेंचर होल्डर बोलता है कि मेरे पैसे दो, क्योंकि उसे भी जरूरत हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, और क्योंकि हमारे बॉन्ड का लिखा है कि नहीं इतने साल का ही था, तो अब क्या होगा, जब हम रिडीम करेंगे तो उसे रिडीम करेंगे ऑन डिस्काउंट, तो वो जो प्रॉफिट है वो होगा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। डिवेंचर्स रिडीम होते हैं, साथ ही साथ प्रेफरेंशियल शेयर्स भी रिडीम होते हैं, तो वो भी हो गया, ओके। प्रॉफिट ऑन फीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स हमने इशू किए, 3-4 कॉल्स में शेयर्स इशू करते हैं, एक साथ सारा पैसा नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं। तो मान लो आपने 2 बार इंस्टॉलमेंट दी, थर्ड टाइम नहीं दी, तो कंपनी की पॉलिसी क्या होती है कि पिछला पैसा भी नहीं देंगे, फॉरफिट करके रख लेंगे, ठीक है। फॉरफिट मतलब सब कुछ जब्त कर लिया, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, वो पैसा रख लेती है, तो वो भी जो फॉरफीचर होता है वो भी आपके पास एक्स्ट्रा है, रिजर्व में डाल दो। कौन सा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फॉरफीचर। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये बहुत इजी है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब मैंने 100 रुपये का एसेट खरीदा था, 500 में बेचा, तो 400 तो प्रॉफिट है, उसको रख लो। लिख नहीं रही हूँ, चलो लिख ही देती हूँ, प्रॉफिट और फिक्स्ड एसेट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल में जो प्रेफरेंशियल शेयर्स रहते हैं, कन्वर्टेबल शेयर्स भी कुछ होते हैं, तो जो डिवेंचर्स के, अच्छा यहाँ डिवेंचर्स का रिडम्पशन है ना, तो डिवेंचर्स के अलावा जो कैपिटल को आप रिडीम करोगे उसका रिजर्व भी बन जाता है। रिवैल्यू करते हो कि, क्योंकि जैसे एंटीक्स होते हैं, पहले कम वैल्यू होती है, अब उसकी लाखों में हो गई होती है, तो वैसे ही हम जब रिवैल्यू करते हैं अपने एसेट्स, तो हमें पता चलता है कि अच्छा एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, तो वो भी एक प्रॉफिट है, उसको रिजर्व में डाल दो। कभी कभी पता चलता है कि अच्छा जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई है, तो जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, वो भी होता है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में ये सारा पैसा इंक्लूड होता है। अब आप इसको खर्चा कहाँ करोगे, जहाँ आपके कैपिटल लॉसेस आएंगे, जब आपका ह्यूज लॉस आएगा तो आप ये पैसा यूज़ कर दोगे। इन पैसों को कभी भी आप रिवेन्यू के लिए यूज नहीं करोगे, मतलब आप छोटे मोटे खर्चे इससे नहीं करते हैं, छोटे मोटे खर्चे आप इससे ही करेंगे या जनरल रिजर्व से कर लेंगे, लेकिन कैपिटल रिजर्व से आप नहीं करते हैं, ठीक है। ये दोनों का हो गया। इन दोनों को मैं लिखूंगी नहीं, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जनरल रिजर्व होता है कि आप जनरली किसी में भी यूज कर दो, छोटे छोटे खर्चे इससे कर दो। स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रिजर्व फॉर एक्सपेंशन। ये जो कैपिटल रिजर्व के जो खर्चे जैसे आप जो कैपिटल लॉसेस में करेंगे वो भी बेसिकली स्पेसिफिक ही होते हैं, राइट। एक बार रीड आउट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व क्या होता है, फॉर नो स्पेसिफिक पर्पस इट इज अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर कंटिजेंसी और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, और बेसिकली आप इसे डिविडेंड ही पे करेंगे क्योंकि यूजुअली आप ही करते हैं, राइट।
अच्छा, स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है? आपने सोच के रखा है डिबेंचर रिडीम करेंगे, या आपने सोच लिया कि अच्छा कैपिटल रिडीम करेंगे, या आपने सोचा कि डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ आप कंपनी को डेवलप करेंगे, आप क्या मेंटेनेंस कराएंगे, कुछ सोच के अगर आपने पहले से बचा के रखा है, उसका नाम ऑलरेडी यही रहता है। ये नहीं कि आप किसी जनरल को सडनली स्पेसिफिक कर दो, ऐसा नहीं होता। पहले से ही सोचा है कि 2 साल बाद ये करना है, तो स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट होता जाता है, ठीक है। और अदरवाइज आप जनरल क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जनरल इज समवॉट लाइक रेवेन्यू एंड स्पेसिफिक इज समवॉट लाइक कैपिटल, ठीक है। स्पेसिफिक हो गया। अच्छा, रिजर्व फंड मैं आपको बता दूंगी, जब आप किसी कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो वो रिजर्व फंड होता है। अब है सीक्रेट रिजर्व, और ये मेरा लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर। मैंने ये पूरी बुक को थॉरो कर लिया है, पूरी बुक इन द सेंस पूरी बुक का ये वाला चैप्टर। ओके, सो अब आ जाते हैं सीक्रेट रिजर्व्स पे। सीक्रेट रिजर्व, जिसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, हिडन या फिर इंटरनल रिजर्व, ठीक। सीक्रेट रिजर्व, हिडन, इंटरनल रिजर्व, ये क्या होता है? ये अगर जैसे सपोज कंपनी के पास बहुत एसेट है, ओवर लायबिलिटीज बहुत सारे एसेट्स हैं, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एसेट्स रख लेगी अपने पास बचा के, विदाउट शोइंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लिखेगी नहीं कि रिजर्व्स लायबिलिटीज साइड आते हैं, लेकिन कंपनी उसको यहाँ नहीं लिखेगी, एसेट का कुछ अमाउंट रख लेगी, ठीक है। इसके अच्छा ये क्यों करते हैं? क्यों से पहले मैं बता देती हूँ कि ये सारी कंपनीज नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है, क्योंकि जब आप ये करते हो तो आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो एक तरीके से झूठी होती है। बैलेंस शीट को बहुत लोग एक्सेस करते हैं अपार्ट फ्रॉम ओनर्स तो करेंगे, उनकी कंपनी हो तो कर सकते हैं, मैनेजमेंट में भी करेगा, बिकॉज चला तो यही रहे हैं। मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट्स जो भी टोटली इन्वॉल्व है इन मेकिंग दिस हो, उनके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टैक्स ऑफिशियल्स, अकाउंटेंट्स, ये आपकी कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, ताकि वो एसेस कर सके कि आप कोई टैक्स की चोरी वगैरह ना कर रहे हो, राइट। तो इनके अलावा भी कभी कभी कुछ कंपनीज होती है जो एम्प्लॉयज़ को भी दिखाती है। तो इतने सारे लोग, एंड ऑफ कोर्स क्रेडिटर्स, क्रेडिटर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि अच्छा पहले देख लें क्या स्टेटमेंट है भाई कंपनी का, कि क्या पोजीशन है कंपनी की, तभी तो इन्वेस्ट करेंगे, हम सिक्योर होने चाहिए। अब अगर आप कुछ अमाउंट यहाँ से गायब कर देते हैं, ठीक है, आपके पास बहुत सारा कैश आपने गायब कर दिया और यहाँ पे आप नहीं कर सकते, तो ऑफकोर्स ये मिसलीडिंग है। या सपोज आपने अगर रिजर्व्स भी बनाए थे तो आप यहाँ दिखाई नहीं रहे रिजर्व्स किस फॉर्म में रहता है, कैश के फॉर्म में रहता है ना। हमने जर्नल एंट्रीज तो ऑफकोर्स की हुई है, प्रीवियस वीडियोस में भी जर्नल है, अगर आपने नहीं किए तो जर्नल एंट्रीज में हमें पता होता है जब एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता ही है, एक एंट्री में 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स जब ये रिजर्व है तो किस फॉर्म में है, तो कैश में रखा हुआ है, अपने बैंक में रखा हुआ, या आपने कहीं इसको इन्वेस्ट कर दिया होगा तो आप रिजर्व फंड शो करेंगे, राइट। तो ये रिजर्व फंड नहीं है, कैश नहीं है, बैंक नहीं है, आपने यहाँ का भी अमाउंट गायब कर दिया, आपने यहाँ का भी अमाउंट गायब कर दिया, तो ये क्या है, फ्रॉड है, राइट। इसीलिए ये चीज़ कंपनीज एक्ट 1956, अभी कंपनीज एक्ट हर बार क्या होता है, इम्प्रोवाइज होता रहता है, अमेंड होता रहता है, तो अभी 2013 में भी हम फॉलो कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये कंपनीज एक्ट 1956 है, उसमें क्या है, अलाउड किस किस को है, इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउड है कि चिट्ठी कर लो, बैंकिंग कंपनीज को अलाउड है। अच्छा, इन दोनों को अलाउड क्यों है, क्योंकि इन दोनों ही कंपनीज को ज़रूरत होती है कि वो अपने कस्टमर्स को सिक्योर करें। अगर बैंक भी कभी कभी लॉस में जाएगा तो वो आपके सेविंग्स को तो नहीं यूज़ कर सकता, मैं ले गया चलो आपने मुझे देता, वो नहीं करता ऐसा, आपके सेविंग्स उसके पास रहते ही रहते हैं। तो इसीलिए बैंकिंग कंपनी अगर रिजर्व्स को सेपरेट रखती है तो अल्टीमेटली वो आपको लॉस से बचाना चाहती है, तो हम उसे ये अलाउ करते हैं, क्लेम करो। इंश्योरेंस कंपनी भी आपको ही लास्ट में क्लेम देने वाली है, तो सपोज वही लॉस में चली गई तो आपका क्लेम रह जाएगा,
तो इसलिए इन दोनों कंपनीज को अलाउ करते हैं, ठीक है, ओके फाइन, सीक्रेट रिजर्व रख लो, बिकॉज अल्टीमेटली यू मे यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ योर कस्टमर, दैट इज द जनरल पब्लिक ऑफ द कंट्री, राइट। कैसे आप सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करोगे, कैसे आप सीक्रेट रिजर्व को यहाँ से गायब करोगे? एक्सेस डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट्स जो है, मान लो हमें 10% डेप्रिसिएट करना था, 20% कर देंगे, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड और गुडविल, एसेट्स को अंडर वैल्यू, मतलब आप इस साइड को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस साइड को कम करोगे तो आप इवेंचुअली बिकम अपोजिट टैली होता है। तो आपने डेप्रिसिएशन को ओवर दिखा दिया, आपने एसेट्स की अंडर वैल्यू कर दी, मेरे एसेट वैल्यू कम है। प्रोविजन कुछ ज़्यादा ही क्रिएट कर दिए, लाइक यहाँ की जो लायबिलिटी का पोर्शन था, लाइक जो आप रिजर्व में दिखाने वाले थे वो यहाँ आ गया घूम फिर के, क्योंकि प्रोविजन चला गया वो। तो आप रिजर्व्स को अवॉइड करते हैं ऐसे बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू P&L। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिलेटेड चीज़ें यहीं आती हैं बैलेंस शीट में, लेकिन आप उसे यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, आप उसे P&L में दिखा रहे हैं। जब आप P&L में एक्सपेंडिचर दिखाएंगे तो इवेंचुअली आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो रिजर्व्स आप फिर से सिक्योर कर सकते हैं। फिर है सप्रेसिंग सेल्स, सेल्स कम दिखाएंगे, मतलब आपने अपनी इनकम, आप ये जो जितनी चीज़ें बोल रही हैं वो आपकी एक तरीके से इनकम कम कर रही है, ठीक है। बाय शोइंग अ कंटिजेंट लायबिलिटी एज रियल लायबिलिटी, वो लायबिलिटी है नहीं, हो सकती है, लेकिन आपने उसे रियलिटी में शो कर दिया, हो गई। अगर आप उसे शो कर देंगे कि हो गई, मिस्टेक हो गई है, लायबिलिटी आ गई है, तो ऑफकोर्स आपके पास पैसा कम है। या फिर आप ये जो फ्री रिजर्व्स हैं इसको आप यहाँ नहीं दिखाते हैं, आप क्या करते हैं, क्योंकि आपको अपने रिजर्व्स बचाएंगे, आप क्या करेंगे, क्रेडिट दिखाएंगे। इससे क्या होता है, आपकी पोजीशन खराब दिख रही है थोड़ी सी, क्योंकि नहीं मेरे पास रिजर्व, आप मेन फोकस है रिजर्व गायब करना है, ठीक है। तो क्रेडिटर दिखाओगे रिजर्व गायब हो गए, प्रोविजन दिखाओगे रिजर्व गायब हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं, तो अब क्यों करते हैं, तो इसका ऑब्वियसली प्रॉफिट होना चाहिए। तो कंपनी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ये है कि इसका वर्किंग कैपिटल स्ट्रॉन्ग होता है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स, क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज इट इज कैपिटल, ये करंट लायबिलिटीज का पार्ट नहीं है, इसलिए आपके वर्किंग कैपिटल में बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता है, राइट। इट डिस्करेजेस कॉम्पिटिशन, अच्छा जब मैं अपना प्रॉफिट ही कम दिखाऊंगी, ऑफकोर्स जो मेरे कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उन्हें लेना देना नहीं होता, ये तो आउट ऑफ कॉम्पिटिशन है, तो वो क्या करेंगे, मेरे साथ कोई मतलब लाइक कंपटीशन ही नहीं करेंगे, तो मैं सिक्योरली अपना बिजनेस रन करूँ, ठीक है। इट इनेबल्स द डायरेक्टर्स टू टाइड ओवर अनफेवरेबल टाइम, अगर जैसे मैंने आपको बताया इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनीज का फोकस क्या होता है कि पब्लिक को नुकसान ना हो, तो अगर अनफेवरेबल सिचुएशन आती है तो डायरेक्टर्स इसको यूज करेंगे। हैवी लॉसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर, ठीक है, जैसे अब नॉर्मल लॉसेस कुछ होते हैं जो नॉर्मल नहीं है बिजनेस के लिए, उनको टैकल करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सब हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि इससे ये आपका मिसलीडिंग होता है, बैलेंस शीट इज टोटली मिसलीडिंग, इसका तो कोई दो राह ही नहीं है, क्योंकि आप रॉन्ग फिगर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। लॉसेस जो होते हैं, मैनेजमेंट क्या, अच्छा ओनर डायरेक्टली आपके बिजनेस तो चलाते नहीं है, चलाने वाले हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या करती है, प्रॉफिट सपोज उसने कम दिखा दिया, वो अपनी गलती छुपा सकती है सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करके। सीक्रेट रिजर्व रखा हुआ है, अगर उसने कुछ गलती की है वो रिजर्व यूटिलाइज कर देगी और मेंटेन कर देगी दैट ओनर्स डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, और कहीं उसको फायर ना कर दें। अल्टीमेट मोटिव तो ये ना कि अपने जॉब पे रहना चाहता है वो पर्सन, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो सीक्रेट रिजर्व को यूज करेंगे एंड कोई लॉस को शो नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, कभी कभी क्या होगा, डायरेक्टर्स ही सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स ही सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, सीक्रेट रिजर्व का पैसा घर ले गए, क्योंकि किसको तो पता नहीं डायरेक्टर्स ने क्रिएट किया था, उनका वो प्रॉफिट के तौर पे चला गया। वैल्यू ऑफ शेयर्स गोज डाउन इन द मार्केट, शेयर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, बिकॉज आप बैलेंस शीट में रिजर्व ज्यादा होना इज अ गुड थिंग, रिजर्व अगर है तो आप स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, तो ऑफकोर्स अगर आप यहाँ नहीं दिखोगे स्ट्रॉन्ग तो आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, ये डिसएडवांटेजेस है।
शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट ड्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको, शेयर होल्डर्स को क्या होता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहे हैं, कर कौन रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। तो कभी कभी शेयर होल्डर्स को नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, राइट। अच्छा, डायरेक्टर्स भी है, ज़रूरी नहीं है डायरेक्टर्स ओनर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अलग मेंबर्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम ओनर्स। तो प्रोबेबली जो डायरेक्टर है जिसने रिजर्व क्रिएट किया है, दैट ही इज़ नॉट द ओनर बट ही इज मिसलीडिंग दिस बैलेंस शीट, और वो कुछ प्रॉफिट, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ले जा रहा है। ओके, सो हमारा प्रोविजन और रिजर्व का चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक एक लाइन जो भी बुक में थी उसको आपको बता दिया है। कमेंट्स में मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाऊँ, बिकॉज आज का मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा एक छोटा सा टॉपिक लेकर। आपको जो जो डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, हम उसका एक Q&A सेशन रख लेंगे और डाउट्स क्लियर कर लेंगे। कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूँ फटाफट। और स्टे होम, स्टे सेफ।